गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा वसंत है, भाग 3 से कविता नंबर 6 भगवान के डाकिए। रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के रचयिता रहे हैं। तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय आप जान लीजिएगा। दिनकर जी हिंदी साहित्य जगत में दिनकर जी को अगर जाना जाता है तो राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनका अहम योगदान रहा हिंदी साहित्य जगत को। इनका जो जन्म है बिहार राज्य में सन 1908 में सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने समूची शिक्षा वहीं से प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षा देने का काम भी वहीं से शुरू किया था। अपना जीवन शिक्षा देने से ही इन्होंने आरंभ किया था और सन 1952 से 1963 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राष्ट्र भाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ऑल इंडिया रेडियो आदि के सदस्य के रूप में इन्होंने देश की भरपूर सेवा की। इनकी सेवाओं के फलस्वरूप भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। और इस महान साहित्यकार का निधन सन 1974 में हुआ। जो काव्य संग्रह हैं, अगर इनकी रचनाओं पर नजर डालें तो रेणुका, ओंकार, रसवंती, दवंदव गीत, सामदेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के, नील कुसुम, चक्रवाल, सीफी और शंख, नए सुभाषित, मिट्टी की ओर, मृत्यु तिलक, कोयला और कविता, धूप छांव, परशुराम की प्रतीक्षा। इनका अगर खंड काव्य देखें तो खंड काव्य प्रणभंग, रसिमरथी और कुरुक्षेत्र। ये जो कुरुक्षेत्र नामक रचना है परशुराम की प्रतीक्षा है और ये रसिमरथी है, रेणुका है। ये इन रचनाओं ने इन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई है दिनकर जी को हिंदी साहित्य जगत में। वैसे तो सभी रचनाएं इनकी बहुत ही मान सम्मान के योग्य है, लेकिन इन रचनाओं से इन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अब इस कविता का सारांश जान लीजिएगा। ये जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में है भगवान के डाकिए, ये एक संदेशात्मक कविता है और इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए माना है। वे डाकिए जो संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं। इस तरह का जो काम सौंपा गया है, इस तरह का जो उत्तरदायित्व दिया गया है, वो बादलों को और पक्षियों को दिया गया है। ठीक है, ये प्रकृति के दो तत्व हैं। ये परमपिता परमात्मा की देन है। प्रकृति को ये परमपिता परमात्मा की देन है। ये दो तत्व हैं जो संदेशवाहक का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं, इक्वलिटी। पक्षी और बादल दोनों ही भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाकिए हैं। ये दोनों एक देश से दूसरे देश तक आने और जाने और प्राकृतिक संदेशों को लाने और ले जाने का काम भी किया करते हैं। ये बात बिल्कुल अलग है कि हम बादलों और पक्षियों की भाषाओं को नहीं समझ पाते, लेकिन हम उनकी लाई गई चिट्ठियों को पढ़ भी नहीं पाते हैं। उनके द्वारा लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। हम लोग मात्र यही सोचते हैं कि एक देश की धरती अन्य देश को अपनी सुगंधी भेजती है। इसके साथ ये सभी सुगंधित हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरते रहते हैं। इस प्रकार से एक देश की भाप अन्य किसी देश में पानी बनकर गिरती है और कवि सभी भाव का
मूल यही बताना चाहते हैं कि बिना सहयोग के कोई भी काम संभव नहीं है। ये जितनी भी बातें मैंने सारांश में आपको बताई है, इन सभी बातों का जो जोड़ है वो यही है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और एक दूसरे के सहयोग के बगैर कोई भी काम, किसी भी काम को हम चाहे वो कितना ही जटिल क्यों ना हो उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो आसान काम भी हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति के दो अमूल्य रतन बादल और पक्षी हमारे मध्य, हमारे बीच में सामंजस्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ये इस कविता का सारांश है। तो अब ये जो दो पद दिए हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, इन दोनों पदों की व्याख्या देख लीजिएगा प्रसंग सहित। नीचे एक बार कठिन शब्द दिए हुए हैं, उनका अर्थ जान लीजिएगा। बांचना जैसे शब्द है, बांचने का मतलब होता है पढ़ना। आंकना अंदाजा लगाना, अनुमान करना। पंख पंख या पर। सौरभ सौरभ का मतलब होता है सुगंधित। ठीक है, देखिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। महादेश महादेश होता है कोई जो बड़ा देश, उस बड़े देश को महादेश बोलते हैं। महा का मतलब होता है महान, विराट काय। ठीक है, विशाल काय। बांचना का मतलब मैंने आपको बताया, बांचने का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, प्रसंग देख लीजिएगा एक बार। प्रसंग में तीन चार बातें बतानी होती है। एक तो सबसे पहले ये जो पंक्तियां हैं ये किस कविता से ली गई है, कविता का नाम। दूसरा, कवि का नाम। तीसरी जो इसमें बात बतानी होती है वो ये बतानी होती है कि इन पंक्तियों में कवि ने किस संदर्भ में ये पंक्तियां कही है। इन पंक्तियों का कहने का अर्थ क्या है, कवि का इसमें निचोड़ क्या है, क्या छिपा हुआ है, वो मूल भाव बताना होता है इसमें। ठीक है, तो देखिएगा, प्रसंग देख लीजिए एक बार। नामक कविता से होता है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और दिनकर जी को हिंदी साहित्य का सूर्य भी माना गया है। और कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में वर्णित किया है। इस तरह से यहाँ कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात बताई है। अब व्याख्या देख लीजिएगा। व्याख्या में आप कैसे लिखोगे, कैसे बताओगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। कवि दिनकर जी बताते हैं कि प्रकृति के दो तत्व माने गए हैं। प्रकृति के दो तत्व हैं, कौन कौन से? एक है पक्षी और दूसरा बादल। एक है प्रकृति का तत्व पक्षी और दूसरा बादल। और इस तरह से ये दोनों के दोनों ईश्वर के परमपिता परमात्मा के डाकिये हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? परमपिता परमात्मा के डाकिये हैं।
क्यों डाकिए ये परमपिता परमात्मा के? क्योंकि जो एक महादेव और दूसरा है बादल, और ये दोनों के दोनों परमपिता परमात्मा के डाकिए हैं। और ये संदेशों को यहाँ से वहां तक लाने और ले जाने का काम किया करते हैं। और ये अपने संदेशों को एक देश से दूसरे देश में लेकर भी जाते हैं और वहां से लेकर भी आते हैं। इनका जो काम है, इनका काम आदान प्रदान का है, संदेशों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, इस तरह से अब कहने का मतलब ये है, अब आप देखोगे कि बादलों की भी कोई सीमा निश्चित नहीं होती और पक्षियों की भी कोई सीमा निश्चित नहीं होती। पक्षी भी कितनी से कितनी ऊंचाई तक और कितनी दूरी तक उड़ जाते हैं, इन्हें मालूम ही नहीं होता। हरियाणा से उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में, और एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं उड़ते उड़ते। ऐसे ही बादल है, बादल भी आप देखोगे कभी किसी दिशा से उठ कर आते हैं, आपको लगता है कि पूर्व से आए हैं, कभी वो पश्चिम से आते हैं, कभी उत्तर से, तो कभी दक्षिण से। और ऐसे ऐसे चलते चलते वो दूसरे देश में जा पहुंचते हैं, दूसरे राज्य में जा पहुंचते हैं। तो ये दोनों के दोनों प्रकृति के ही क्या हैं, डाकिए हैं। ये दो ऐसे तत्व हैं जो परमपिता परमात्मा के डाकिए माने गए हैं। और ये संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का काम किया करते हैं। आगे चलिएगा। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। कवि फिर से कहता है कि हम लोग प्रकृति के इन अनूठे रूपों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। हम हमारी समझ से बाहर होता है। हम इनके इस रूप को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, इन दोनों के रूपों को अच्छे से समझ नहीं पाते। किंतु इनके द्वारा लाई गई जो चिट्ठियां हैं, उन्हें भी हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। ये जो भी संदेश लेकर आते हैं वो हम समझ नहीं पाते। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, ये अच्छी प्रकार से इन प्रकृति के दोनों तत्वों के संदेशों को ये क्या कर लेते हैं, ये अच्छे से समझ भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। इसीलिए ये पक्षी और बादलों की भाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं ये कौन कर लेते हैं? पक्षी और बादलों की भाषा को अच्छे से समझ लेते हैं जो पेड़ पौधे हैं, पानी है, जो पहाड़ है। ये पक्षी और बादलों की भाषा को अच्छे से समझ भी जाते हैं और सुन भी लेते हैं। तो ये इस पहले पद की व्याख्या है। अब इसमें विशेष देख लीजिएगा। विशेष में अगर चलेंगे तो तत्सम तद्भव शब्दों का तो मिला जुला रूप आपको इसमें देखने को मिलेगा ही। भाषा शैली जो है वो सरल सहज और भावानुकूल है, भाव के अनुकूल है। और कवि ने पक्षी और बादलों को डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार विद्यमान है इसमें। अब इसमें पहले पद से अगर इस पद्यांश से पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है वो देख लीजिएगा कि ये कौन है।
तो आंकना, आंकना का मतलब है समझना। सुगंध, सुगंध का मतलब होता है खुशबू। सौरभ, सौरभ का मतलब है सुगंधित या खुशबू। तैरते, तैरने का मतलब होता है उड़ना। और पंखो, पंखों का मतलब है पंखो। तीरता, तीरता का मतलब होता है उड़ता। आप फिर से प्रसंग सुन लीजिएगा इस दूसरे पद्यांश का भी। ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित भगवान के डाके नामक कविता से अवतरित है। ठीक है, अगर पद्यांश लिखते हो तो अवतरित किया गया है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो अवतरित की जगह। पंक्तियां लिखोगे तो ली गई है, पद्यांश लिखोगे या पद लिखोगे तो लिया गया है। ठीक है, इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और दिनकर जी ने इस कविता की रचना प्रेरणा और उपदेश देने के लिए की है। और कवि ने यहाँ बादलों को हवा में पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए दिखाया है इस दूसरे पद में। तो देखिएगा, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि दिनकर जी पक्षी और बादलों को डाकिये के रूप में बताते हुए कहते हैं कि हम लोग तो मात्र यही सोचते हैं, यही समझते हैं कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और इस तरह से कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि ये जो सुगंधित हवा है, ये सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर, ये सुगंध हवा, ये जो सुगंधित हवा होती है, ये पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए एक देश से दूसरे देश को जाती है और फिर दूसरे देश से अन्य देश को ये प्राकृतिक जो सुगंधित हवा है, प्राकृतिक जो हवा है, वो हवा किसके माध्यम से पहुंचती है? वो हवा पहुंचती है पक्षियों के पंखों के माध्यम से। जब पक्षी अपने पंखों को चलाते हैं, उड़ते समय उड़ते हैं, तो वो हवा है जो सुगंधित हवा उनके पंखों पर तैर कर दूसरे देश को पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार, इसी प्रकार एक देश की जो भाप है वो पानी बनकर अन्य किसी देश में गिरने लगती है। इस तरह से प्रकृति का ये जो सारा चक्कर है, ये सारा का सारा चक्कर लगातार इसी तरह से अपनी गतिविधियां करता रहता है। ये जो प्रकृति का पूरा जो ये चक्कर है, ये लगातार चलता रहता है और अपनी ये गतिविधियां करता रहता है। ठीक है, ये जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो चक्कर है, प्राकृतिक चक्कर, ये अब लगातार चलता रहता है। और अपनी अपनी जो इनको उत्तरदायित्व दिए गए हैं हर एक को, वो अपने अपने गतिविधि में क्या रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो विशेष में देखेंगे तो विशेष में तो मैंने ऊपर भी आपको बताया, तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। भाषाली सहज है, सरल है और भाव के अनुकूल है। और कवि ने इस पद में बादल और हवा के माध्यम से प्रकृति के चक्र को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगर इसमें से इस पद्यांश में अगर महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो पहले जाएगा, मानव केवल क्या समझता है? मनुष्य जो केवल क्या समझता है, उसके मस्तिष्क में क्या चलता रहता है? मनुष्य तो केवल यही समझता है कि किसी एक देश की धरती दूसरे देश को पक्षियों के माध्यम से सुगंध भेजती है और भाप बनकर एक देश से उड़कर दूसरे देश में बादलों के रूप में पहुंच जाते हैं और वर्षा बनकर वो वहां फिर क्या होना शुरू कर देते हैं, बरसना शुरू कर देते हैं। अब देखोगे आप, गर्म पानी है, वो भाप बनकर ऊपर उठता है और वो बादलों तक पहुंच जाता है और फिर वो किसका रूप धारण कर लेता है? वो उस पानी का रूप धारण कर लेता है। और फिर पानी का रूप धारण करने के बाद फिर वो बादल अच्छे से उसमें, उन बादलों में पानी भर जाता है। तो इस तरीके से वो क्या हो जाता है, फिर वो बरसना शुरू कर देते हैं। यही साइंस में आप ये चीजें 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते हो ना अच्छे से। तो आगे चलिएगा आप, कवि ने किस चक्कर को कैसे समझाया?
कवि ने किस चक्कर को कैसे समझाया? कवि ने बादल और हवा के माध्यम से प्रकृति के चक्कर को समझाने की कोशिश की है, जो निरंतर चलता रहता है। अब आगे है अभ्यास के प्रश्नों पे आइए आप। अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा। ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने भी है और याद भी करने हैं। सोम को आपको ये दोनों आपसे सुने जाएंगे, पांचवें और छठे के, जो पांचवें और छठे से, ठीक है। तो अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखिए। पहला है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करते हैं। बादल वर्षा और शीतलता का संदेश देते हैं। पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित हवा को लेकर एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं और प्रकृति के ये दोनों तत्व अपने अपने काम को अच्छी प्रकार से करते हैं। इसलिए कवि दिनकर जी ने इन्हें भगवान के डाकिए कहा है, ठीक है। आगे चलिएगा। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल दोनों ही कवि के अनुसार भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी अच्छे से पढ़ पाते हैं। वही इनकी भाषा शैली को अच्छे से समझ पाते हैं। तीसरा है, किन पंक्तियों का आशय है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये भावार्थ दिया हुआ है। इनकी पंक्तियां लिखनी है, काव्य पंक्तियां बतानी है इनकी। तो काव्य पंक्तियां जो पहला ही पद्यांश है, पहले पद्यांश में ये दी गई हुई है। ये है तीसरी और चौथी पंक्ति, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इन पंक्तियों का ये जो ऊपर भावार्थ दिया हुआ है, इस भावार्थ की ये जो काव्य पंक्तियां हैं, तीसरी और चौथी पंक्ति पहले पद से आगे है। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये दूसरा जो पद है, दूसरे पद में देखिएगा आप, अंतिम तीन पंक्तियां, और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बहुत सी बातों को अच्छे से पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। वे ये भी पढ़ते हैं कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। फिर अंतिम है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा उपयोगी है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिएगा। कवि दिनकर ने एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस पंक्ति के माध्यम से यही बात बताने की कोशिश की है कि एक धरती दूसरी धरती को प्यार और भाईचारे का संदेश भेजती है। सुगंध यहाँ प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। और ये जो गंध है, ये गंध एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। गंध प्यार का अन्य रूप बनकर एक देश से दूसरे देश में जाकर प्यार और उत्साह का वातावरण पैदा करती है। कोई भी देश ऐसा वातावरण प्राप्त करके उन्नति की चोटी पर बड़े ही आराम से पहुंच सकता है, ठीक है। अब आगे चलिएगा आप। अगर पाठ से आगे देखें, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों को हम प्रेरणा के रूप में देखते हैं और समझते भी हैं। ये हमें संसार में एकता बनाए रखने की बात भी बताते हैं और एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का भी काम करते हैं। संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाने का भी काम करते हैं और सभी में प्रेम भावना को जागृत करने का काम करते हैं। इस तरह से हवा के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगंधित और आनंद मगन भी करते हैं। ये जीवन में खुशी के पलों को, प्यार भरी मुस्कान को हम तक पहुंचाने का काम
इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलिएगा आप। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां आपको लिखनी होती है। ये तो आप लिख ही दोगे या आपको बताएं? फिर भी आप सुन लीजिएगा। पक्षी और बादल संचार के साधन माने गए हैं। इंटरनेट वर्तमान जीवन की आवश्यकता और अनुकूलता पर आधारित एक साधन माना गया है। पक्षी और बादल अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए समय लेते हैं। इंटरनेट कुछ ही पलों में सभी संदेशों को हजारों मील दूर तक पहुंचा देता है और इंटरनेट संचार का तीव्र साधन माना गया है। पक्षी और बादल पुराने और धीमे साधन माने गए हैं। इस तरह से इंटरनेट विश्व को एक साथ जोड़ भी देता है। व्यक्ति इंटरनेट के उपयोग से पल भर में ही संसार से जुड़ जाता है, किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकता है। पक्षी और बादल ये काम अच्छे से नहीं कर पाते, इनकी भाषा को समझना भी जटिल होता है। इंटरनेट पर सभी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के संचार साधन का लाभ भी अच्छे से उठा सकते हैं। आगे चलिएगा। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखने हैं। डाकिया अब डाक विभाग के साथ हमारे जीवन का एक अंग बन चुका होता है। डाकिया हमारे जीवन में सुख दुखों के पलों को भी निरंतर बनाए रखता है। वह हमारे मित्रों सगे संबंधियों को जोड़ने का भी काम करता है। डाकिया हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ करने की प्रेरणा भी देता है। उनकी दिनचर्या हमें समय पर काम करना सिखाती है। वह हमें अपने दुखों को बुलाकर दूसरों को खुश करने और प्यार बांटने का भी संदेश देता है। उसके द्वारा आए गए अच्छे संदेश हमें अच्छे से परिपक्व बनाते हैं, निपुण करते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले जो अथाह परिश्रम है वो हमें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है और व्यक्तिगत भिन्नताओं को बुलाकर वह हमें सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं और उनकी ये जो अच्छाई है, ये अच्छाई हमारे जीवन को एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। ठीक है, इस तरीके से आप ये पाठ से आगे ये जो तीनों प्रश्न हैं ये भी आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब जो परीक्षा उपयोगी अन्य हैं वो जान लीजिएगा आप। भगवान के डाकिये कविता का जो संदेश है वो क्या है, इस कविता का क्या उद्देश्य है? देखिए, भगवान के डाकिये कविता का मूल उद्देश्य संसार में भाईचारे और की भावना को पैदा करना है और इस तरह से कवि संसार में भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देने की कोशिश करता है और ये जो प्रेम सद्भाव एकता के सूत्र में सभी को बांधने की कवि कोशिश करता है। इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को साधन बनाकर अपनी बातों को बड़ी सरलता के साथ प्रकट करने की कोशिश की है। कवि प्रत्येक स्थान पर प्रेम सुगंध भेजकर चारों तरफ भाईचारे का वातावरण स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये इस कविता का मूल उद्देश्य है। अब आगे चलिएगा आप। बादल और पक्षियों को डाकिया कहना कहाँ तक उचित है? बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं, ये दोनों शब्दों को के अर्थ भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी इन दोनों के कामों में समानता पाई जाती है। दोनों संदेशों को लाने और ले जाने का काम भी करते हैं। बादल शीतलता और वर्षा से संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी ओर पक्षी अपनी चहचहाट से वातावरण को खुश करने का काम करते हैं। पक्षी एक से दूसरे देश को भी उड़कर जा सकते हैं और ये अपनी अनोखी वाणी में अपने अपने देश का सारा हाल एक दूसरे को सुना सकते हैं। इन दोनों के इन्हीं कार्यों के कारण कवि ने इन्हें बादल और पक्षी की संज्ञा दी है। तीसरा है पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। काव्य पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए, बांचने का सामान्य अर्थ कहना या बतलाना या पढ़ना होता है और यहाँ कवि दिनकर जी यही कहते हैं कि बादलों और पक्षियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ी बड़ी अनोखे अंदाज से कहते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आम
व्यक्ति उनके इस संदेश को अच्छे से नहीं पढ़ पाता, नहीं अच्छे से उसे बांच पाता, जबकि पेड़ पौधे हिलडुल कर अपनी खुशी को प्रकट करते हैं और पानी कलकल की आवाज से सारे वातावरण को गुंजित भी कर देता है और पहाड़ अपने विराट रूप और बर्फ की चादर ओढ़कर प्रकृति के अनूठे और अनोखे रूप का एक तरह से वर्णन करता है। ठीक है, तो आगे चलिए, बादल और पक्षियों में क्या समानताएं पाई जाती है। बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। पक्षी और बादल दोनों ही भगवान, ये दोनों ही एक देश से दूसरे देश तक आने जाने और प्राकृतिक संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। आगे है, बादलों और पक्षियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ता और किसे सुनाता है। बादल और पक्षियों द्वारा लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अपने 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 तरीके से सुन सकते हैं, और ये बात अलग है कि हमें उनकी भाषा जल समझ में नहीं आती, उनकी जो भाषाली है वो हमें अच्छे से समझ नहीं आती, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, पानी और जो पहाड़ है वो इनकी भाषाली को तुरंत ही समझ जाते हैं। आगे, कविता में कवि के अनुसार मानव क्या समझता है। कविता में कवि के अनुसार मानव बस यही समझ सकता है कि किसी एक देश की धरती दूसरे देश की पक्षियों के माध्यम से सुगंध भेजते हैं, और इस तरह से एक देश से भाप उड़कर दूसरे देश में बादलों के रूप में पहुंच जाते हैं और वर्षा बनकर बरसनी शुरू हो जाती है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न देख लीजिएगा शीघ्रता से। भगवान के डाकिए कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। पक्षी किसके डाकिए हैं? भगवान के। भगवान का डाकिया कौन है? बादल और पक्षी। पक्षी एक महादेश से दूसरे देश किस स्थान पर जाते हैं? ये एक महादेश से दूसरे किस स्थान पर जाते हैं? महादेश को ही जाते हैं। फिर आगे है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की सुगंध दूसरे देश तक किसके द्वारा भेजी जाती है? हवा द्वारा। पक्षियों के पंखों पर क्या तिरता है? सुगंध। एक देश का बाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? एक देश का बाप दूसरे देश में जल बनकर गिरता है। वाचने का अर्थ क्या है? वाचने का अर्थ पढ़ना होता है। सौरभ क्या होती है? सौरभ एक क्या होती है? सौरभ सुगंध। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? पेड़ पौधे और पानी में पर्यावरण की आवृत्ति से इसमें अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। हम ते केवल यह आंकते हैं में आंकते हैं क्या है? आंकते हैं एक अंदाजा लगाना है, अनुमान लगाना। पक्षियों के लाए पत्र कौन पढ़ता है? पक्षियों के लाए पत्र वृक्ष, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी पढ़ सकते हैं। बादल के लाए पत्र कौन पढ़ता है? बादल के लाए हुए पत्रों को पर्वत पढ़ते हैं। ठीक है, और एक देश का क्या दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है? बाप के रूप में गिरता है। ठीक है, ये आपकी कविता थी, ये समाप्त हो गई। अब आप में से किसी को कोई सवाल जवाब करना है तो अति शीघ्रता से कीजिएगा। पूछना है किसी भी विद्यार्थी को इस कविता से संबंधित कुछ भी।